चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल के अंदर संक्रमण करता है, मतलब उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में यदि संक्रमण करता है, तो कौन कौन सी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये डिस्कस करना है हमको, ठीक है। अगर मान लीजिएगा उच्चतम कक्षा है NH और निम्नतम कक्षा है NL, ठीक है। इसकी ऊर्जा यदि EH, इसकी ऊर्जा EL है, EH इसकी ऊर्जा है EL, ठीक है। तो कितनी, तो एक तरह से EH माइनस EL, EH माइनस EL की वैल्यू क्या होगी, HC अपॉन लैम्डा या फिर H न्यू। आवर्ती निकालना है तो H न्यू के बराबर रख दो, तरंगदैर्घ्य निकालना है तो HC अपॉन लैम्डा के बराबर रख दीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। और हमने ये डिस्कस भी कर लिया था, इसके जरिए 1/लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। आर रिडबर्ग कांस्टेंट है और ध्यान रखना कि 1/R का मान लगभग कितना है, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जेड परमाणु क्रमांक है, NL निम्नतम कक्षा है और NH क्या है, उच्चतम कक्षा। यहां तक चीज क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा पहला क्वेश्चन तो ये दे दिया आपको, हो गया जैसे, ठीक है ना। तो आपके पास उत्सर्जित दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण कर रहा है, तो तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो एक तो तरीका ये कि भाई E2 माइनस E1 बराबर रखे अपन HC अपॉन लैम्डा के और लैम्डा निकाले, ठीक है ना। और या फिर इसका सेकंड मेथड देखो, क्योंकि इससे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। डायरेक्ट अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/लैम्डा बराबर R जेड स्क्वायर 1/NL का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर, ठीक है। तो NL का मान कितना है, 1 निम्नतम कक्षा, उच्चतम कक्षा कितनी है, 2। जेड हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है 1, ठीक है। तो 1/लैम्डा बराबर क्या हो गया, R गुणा 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/4, तो R गुणा 1 ये हो गया 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 3/4। तो लैम्डा का मान कितना हो गया, लैम्डा का मान हो गया 4/3 गुणा 1/R, उल्टा कर लीजिए। 1/R का मान कितना, 912, 4/3 गुणा 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 3 से काट लीजिएगा तो ये कितना हो गया, देखिए 304, तो हो गया आपके लिए 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 1216 एंगस्ट्रॉम हो गया, ये आंसर आ गया आपके पास 1216 एंगस्ट्रॉम। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ये भी पूछ सकते थे, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा के लिए, ठीक है। तो भी यही आंसर आ जाता, क्योंकि पहली स्पेक्ट्रमी रेखा का मतलब यही हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, तो देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में लाइमैन श्रेणी की पहली 3 रेखाओं की तरंगदैर्घ्य लैम्डा अल्फा, लैम्डा बीटा और लैम्डा गामा हो। तो अब देखिएगा, लाइमैन श्रेणी की अगर बात करें तो लाइमैन श्रेणी के लिए निम्नतम कक्षा होती है पहली, उच्चतम कक्षा दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है, इस तरह से। तो ये लाइमैन श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रम रेखा, ये लाइमैन श्रेणी की दूसरी, लाइमैन श्रेणी की तीसरी, लाइमैन श्रेणी की चौथी, ठीक है। तो बोला है कि लाइमैन श्रेणी की पहली 3 रेखाओं की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसके लैम्डा अल्फा, इसकी लैम्डा बीटा, इसकी लैम्डा गामा। तो देखिएगा, तो पहले लैम्डा अल्फा की बात करें तो 1/R, तो सॉल्यूशन के अंदर देखिएगा आपके पास वही है, 1/लैम्डा बराबर क्या हो गया, R जेड स्क्वायर 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। अब अगर पहली बात करें तो लैम्डा अल्फा, तो लैम्डा अल्फा बराबर R गुणा 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया R गुणा 1 माइनस 1/4, ये हो गया आपके लिए 3/4। तो लैम्डा अल्फा का मान क्या हो गया, तो इससे लैम्डा अल्फा का मान कितना हो गया, 4/3 गुणा 1/R। क्लियर। हाँ, मान निकालना तो 1/R का मान 912 एंगस्ट्रॉम रख दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात बीटा के लिए, तो 1/लैम्डा बीटा बराबर R गुणा 1 का स्क्वायर और 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर।
कि दूसरे स्पेक्ट्रम में रेखा के लिए ns कितना है 3, तो 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9 मतलब कितना हो गया 8/9, तो r गुणा 8/9, तो इसका मतलब लैम्डा बीटा का मान क्या हो गया, उल्टा कर लीजिएगा 9/8 गुणा 1/r, मान निकालना है तो 1/r का मान 912 एंगस्ट्रॉम भी रख दो। मेरे को मान इसलिए भी नहीं रख रहा क्योंकि अनुपात पूछा है, तो अनुपात में 1/8 से 1/8 सीधा कट भी जाएगा, इसलिए मान नहीं रख रहा मैं। क्लियर। अच्छा, गामा के लिए तो 1/λ गामा देखना है, तो क्या हो गया r गुणा 1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपके लिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, तो 1/1 मतलब 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/16 हो गया 15/16, r गुणा 15/16, इसका मतलब लैम्डा गामा का मान कितना हो गया 16/15 गुणा 1/r। ये तो समझ में आ रही है, लघुत्तम लेके कर लेना। ठीक है, तो लैम्डा अल्फा अनुपात लैम्डा बीटा अनुपात लैम्डा गामा की बात करें तो क्या हो गया देखिएगा 4/3 गुणा 1/r अनुपात 9/8 गुणा 1/r अनुपात 16/15 गुणा 1/r। अब देखिएगा 1/r से 1/r तो सारा हो गया कैंसिल आउट, 1/r से 1/r कैंसिल आउट हो गया सब में। ठीक है, तो ये अनुपात क्या हो गया देखिए 4/3 अनुपात 9/8 अनुपात 16/15, या फिर सरल अनुपात में अगर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो कि 120 से सबको गुणा कर दो। अब ये 120 कहां से आया देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिएगा अनुपात आपके पास आ रहा है 2:4:6, तो सब में 2 का भाग जा रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं 1:2:3। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई संख्या आ जाए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो सरल अनुपात अगर इसका निकालना है तो क्या करो कि जो हर में तीनों का लघुत्तम लो और जो भी आ रहा है उससे गुणा कर दो, या फिर आप क्या करो कि कोई ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि सारी चीजें कट जाए। ठीक है ना, ऐसी संख्या से गुणा कर दो तो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 3 भी है 15 है, तो पहले बोले 15 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो फिर जो ये बचेगा 1, तो फिर 8 से गुणा कर देना। ठीक है, और या फिर इन 3, 8, 15 का लघुत्तम ले लो अलग है और उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो 3, 8 और 15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 120, अलग करके देख लेना। ठीक है, तो 120 से गुणा कर दो, तो 4/3, या फिर मैं आपको और तरीका बताऊं बेस्ट तरीका, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो कि जो भी हर में संख्या है ना, इन सबको गुणा करके जो भी संख्या आ रही है उससे कर लेना। मतलब 4/3, 3, 8, 15 है ना, 3 गुणा 8 गुणा 15, मतलब 4/3 गुणा, ये लिख लो जैसे ऐसे मैं लिख देता हूं, देखो अनुपात 9/8 गुणा अनुपात 16/15, और यहाँ पे क्या लिख दो, मतलब 3 गुणा 8 गुणा 15, 3 गुणा 8 गुणा 15, 3 गुणा 8 गुणा 15, और ये भी हो गया 3 गुणा 8 गुणा 15। अब अगर बात करें तो देखिएगा ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब देख लीजिएगा ये हो गया इस तरह से सॉल्यूशन। देखिएगा 3 कट गया यहाँ पे देखो 8 कट गया और यहाँ पे कट गया 15। ठीक है, अब जो बच रहा है ना सब में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो 3 और कट जाएगा, सब में कॉमन आ जाएगा 3। देखो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा, इसमें से 3, तो वैल्यू देखो ये कितनी होगी, देखो ये अनुपात में देखो इसको यहां पर सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया देखिएगा 4 गुणा 8 गुणा 15, 4 गुणा 8 गुणा 15 अनुपात 9 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 15, और अनुपात ये क्या हो गया 3 गुणा 8 मतलब 16 गुणा 3 गुणा 8। ठीक है, अब 3 से और काट लीजिएगा, और भी किससे कटेगा कि और 15 से और कटेगा नहीं, बस 3 से कटना है। ठीक है, 3 से और काट लीजिएगा, तो 3 से काटना तो 4 गुणा 8 गुणा 5 कह दूं 3 से करते ही, अनुपात 3 से कट गया तो 9 गुणा 15, और अनुपात 3 से कट गया तो 16 गुणा 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिएगा 40 4 160 अनुपात, तो ये हो गया 135।
ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया आपके पास, सिंपल अनुपात, अदरवाइज इतना भी कर दो तब भी ठीक ही है। क्लियर यहां तक? इतना कॉपी करो देखें। देखिए क्वेश्चन और है, यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्चतम कक्षा में तो निम्नतम कक्षा में आने आएगा तो बहुत तरह मतलब प्रकाश उत्सर्जित करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में सपोज, ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जित कब करेगा? जब वो निम्नतम कक्षा में आएगा। तो केवल उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो पहली कक्षा में आए। ठीक है, तो जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी तरंगदैर्ध्य फिक्स है, जो भी होना है, तो मतलब केवल एक ही तरंगदैर्ध्य के प्रकाश उत्सर्जित करेगा। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा की बजाय अगर दूसरी कक्षा में होता, सॉरी तीसरी कक्षा में होता दूसरी की बजाय, ठीक है, तो कितने तरह का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता था? तो वो चाहता तो मतलब देखिएगा डायरेक्टली दूसरी कक्षा में आ सकता था, फिर दूसरी से पहली कक्षा में आ सकता था, या फिर डायरेक्टली वो पहली से तीसरी से पहली कक्षा में आ सकता था। तो तीन तरह का प्रकाश उत्सर्जित हो सकता था। इसे मान लीजिएगा लैम्डा 1, इसे मान लीजिएगा भले लैम्डा 2, तो इसे मान लीजिएगा भले लैम्डा 3। ठीक है, तो इस तरह से पूछा है कि यदि इलेक्ट्रॉन मान लीजिएगा किसी भी उच्चतम कक्षा में है, जिसकी ये कक्षा है एनवी, मतलब पांचवी हो सकती है, छठी हो सकती है ये, ठीक है, तो निम्नतम कक्षा में आने पर वो कितने प्रकार की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? ठीक है, तो अगर दूसरी कक्षा में है तो केवल एक ही तरह के प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, तीसरी कक्षा में तो देखिए तीन तरह के प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। अब अगर सोचिएगा चौथी कक्षा में होता तो, अगर वो चौथी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन है, यदि चौथी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन है तो फिर कहां कहां उत्सर्जित हो सकता है? ये इसको देखो, देखिएगा वो चौथी से कहां कहां दिखेगा, तीसरी में आ सकता है, चौथी से दूसरी में आ सकता है, और चौथी से तीसरी पहली कक्षा में आ सकता है। सी ठीक। अब अगर सेकंड में है तो सेकंड में आने के बाद में वो मतलब थर्ड में, तो थर्ड से वो सेकंड में भी आ सकता है और थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा वो यहां आया है तो फिर इससे यहां तक, तो कितने प्रकार की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो कितने प्रकाश, तो ऐसे क्वेश्चन का इसके आंसर इसमें जनरल सूत्र बना सकते हैं। फिर इसमें आंसर आता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। देखिए आप देखें n का मान अगर 2 रखें, ठीक है, n का मान 2 रखें तो 2 गुणा 2 माइनस 1, 1/2 केवल एक ही तरह की प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। अगर वो तीसरी कक्षा में है मतलब, तो n का मान 3 रख दो, देखो तो 3 गुणा 3 माइनस 1, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 3। अगर वो 4 है तो n का मान कितना रख दीजिएगा? 4, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3/2, तो 2 से हो गया 2, मतलब 6 तरह के। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है एक तरह से। ठीक है, देखिए क्योंकि आपके पास अगर देखिएगा n से एक पहली में आ रहा है तो मतलब किसी एक से दूसरी कक्षा में आएगा तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो उसमें मैथमेटिक्स का एक सूत्र होता है कि दो दो के जोड़े बनाने, तो NC2 हो जाता है, वो C होता है कॉम्बिनेशन। आपको ध्यान नहीं रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना आप तो। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये एक बार जरूर आया हुआ है ऐसा, या एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा में है, ठीक है, तो निम्नतम कक्षा में आने से पहले वो कितने तरह के प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, या उनकी तरंगदैर्ध्य कितने तरह की तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित हो पाएगी। ठीक है, तो अगर छठी कक्षा में है तो क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 6 माइनस 1, 5/2, 2 से हो गया 3, मतलब 15 तरह की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है वो। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो इसको लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही ध्यान रखना आप, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर यहां तक? लिख लीजिए आप इसको एक बार। लाइमेन श्रेणी की न्यूनतम व अधिकतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए। ठीक है ना, अब बताइए लाइमेन श्रेणी के लिए, लाइमेन श्रेणी के लिए जो पहली कक्षा हो गई न्यूनतम, जो निम्नतम कक्षा है वो तो हो गई पहली, ठीक है ना, और उच्चतम कक्षा कौन सी हो गई?
सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, इस तरह से। ठीक है ना। अब बात को सुनो कि न्यूनतम व अधिकतम तरंगदैर्ध्य देखिएगा, ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और आगे भी चलता रहेगा। अब पहले तो ये बताओ कि ऊर्जा कब कम उत्सर्जित होगी, जब दूसरी से पहली में आएगा या अनंत से इंफिनिटी से पहली वाली में आएगा। तो जाहिर सी चीज है कि जब दूसरी से पहली में आएगा तो ऊर्जा कम उत्सर्जित होगी। अच्छा, न्यूनतम ऊर्जा इस समय होगी तो ऊर्जा कम कब होगी, जब तरंगदैर्ध्य का मान बहुत ज्यादा हो। जब तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी तो ऊर्जा कम। ठीक है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमण करे तो ऊर्जा क्या होगी, कम, मतलब इस समय तरंगदैर्ध्य क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है। तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आने चाहिए, दूसरे से पहले में। ठीक है। तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए तो ये हो गया आपके। ठीक है। और बताइएगा ऊर्जा अधिक कब उत्सर्जित होगी, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से पहले वाली में ऊर्जा ज्यादा है, मतलब तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है। तो इसमें मैं ये लिखू ना आपके कि भाई न्यूनतम, इसमें फिर मैं ये लिखू ना एक तरह से कि न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए इलेक्ट्रॉन कौन से कौन से में, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए मतलब ऊर्जा अधिकतम, इलेक्ट्रॉन अनंत से पहली कक्षा में आनी चाहिए, एकवीं कक्षा में संक्रमण करे। ठीक है ना। तो फिर बताओ तो वो 1/लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, आर गुणा जेड स्क्वायर 1/n/L² माइनस 1/n/h²। ठीक है ना। तो अनंत से एकवीं कक्षा में। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दूं, मिनिमम, तो 1/लैम्डा मिनिमम बराबर आर, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही बात करेंगे, लाइवेंस श्रेणी उसके अंदर ही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/अनंत का स्क्वायर, और अनंत का तो भाग देने से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये कितना बच गया, 1/1। तो लैम्डा मिनिमम, तो 1/लैम्डा मिनिमम का मान कितना हो गया, आर गुणा 1। इसका मतलब लैम्डा मिनिमम का मान कितना हो गया, 1/r, और 1/r का मान कितना है, 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब लैम्डा मिनिमम तो कितनी हो गई, 912 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आ गया आपके लिए। भाई न्यूनतम तरंगदैर्ध्य तो कितनी होगी, 912 एंगस्ट्रॉम। अब बताइएगा अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए, तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए, तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए देखिए बात सुने अपन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण करे, क्योंकि ऊर्जा कम होगी, संक्रमण करे। तो फिर 1/लैम्डा मैक्सिमम बराबर r गुणा 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया r, और ये कितना हो गया 1 माइनस, ये क्या हो गया 1 माइनस 1/4, तो वैल्यू कितनी हो गई, ये 3/4। ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया, मतलब उल्टा कर दीजिएगा तो 4/3 गुणा 1/r, और 1/r का मान कितना 912, तो 4/3 गुणा 912 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब 3 से कैंसिल आउट हो गया ये, तो 3 से कितनी बार कट गया, 304। ठीक है ना। तो वैल्यू आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य न्यूनतम, तो लाइमन श्रेणी में जो भी होगी उसकी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, 912 एंगस्ट्रॉम, और सबसे अधिकतम तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, रेंज भी पूछ लेते हैं कई बार कि लाइमन श्रेणी के अंदर जो तरंगदैर्ध्य, जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसकी तरंगदैर्ध्य की रेंज बताओ, तो 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम। अब तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लेते बामन श्रेणी के अंदर न्यूनतम अधिकतम तरंगदैर्ध्य की ज्ञात करो, तो बामन श्रेणी के लिए न्यूनतम कक्षा 2 है, निम्नतम कक्षा 2 है,
तो उच्चतम कक्षा तीसरी, चौथी, पांचवी ये होगी। ठीक है, तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए तो ऊर्जा कम होनी चाहिए, तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में संक्रमण करेगा, और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के लिए अनंत से 2वीं कक्षा में संक्रमित करेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए ये क्वेश्चन आगे कि लिथियम 2+ आयन में, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है वैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर। ठीक है, अच्छा 2+ लिथियम हो चाहे लिथियम 2+, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो लिथियम 2+ क्यों लिखा है, तो ये चीज आगे अपन डिस्कस करेंगे जब बोर के परमाणु मॉडल की जो कमियां डिस्कस करेंगे उसमें, कि परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सम परमाणु के लिए लागू है, केवल ऐसे परमाणु या आयन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो लिथियम के अंदर क्या है कि 3 परमाणु क्रमांक 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ये लिथियम 2+ में बनेगा, तो इसके लिए बोर का परमाणु मॉडल लागू है, इसलिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि पहली कक्षा में है और इसको तीसरी कक्षा में भेजना है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तीसरी कक्षा में संक्रमण कराना है। ठीक है, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी? हमको तो देनी पड़ेगी, उसको लेनी पड़ेगी, अवशोषित करेगा। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक भेजने के लिए उत्तेजित करने के लिए आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। ये तृतीय उत्तेजित कक्षा नहीं है, तृतीय कक्षा में उत्तेजित करने के लिए, तृतीय कक्षा में मतलब भेजने के लिए, उच्चतम कक्षा में भेज दिया मतलब उत्तेजित ही कर दिया है। ठीक है, तो आपको देनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला वापस वही R Z स्क्वायर 1/n L स्क्वायर माइनस 1/n H स्क्वायर। तो NL R की वैल्यू 1/लैम्डा R, Z की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर 1/ निम्नतम कक्षा उच्चतम कक्षा। ठीक है, तो 1/लैम्डा बराबर R इंटू 9, ये हो गया मतलब आपके पास 9R, और ये 1 माइनस 1/9, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 8/9, तो 9R गुणा 8/9, 1/लैम्डा बराबर। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा का मान कितना हो गया? 1/8R, मतलब 1/8 गुणा 1/8, और 1/8 का मान आपको पता है, तो 1/8 गुणा 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो गया देखिएगा, ये 1 11 हो गया, तो 1 3 32 4 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ गया आपके 114 एंगस्ट्रॉम। कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन है और कि उस उत्तेजित परमाणु अवस्था में मुख्य क्वांटम संख्या n क्या होगी जिसमें उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु लैम्डा तरंगदैर्ध्य की फोटोन का उत्सर्जन के बाद मूल अवस्था में लौटता है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जैसे n बराबर, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया आपने? अब देखो, जैसे पहली कक्षा है n बराबर 1, ये n बराबर 2, ठीक है, इस तरह से और हो सकती है, और इस तरह से ये कोई कक्षा है n बराबर n, n बराबर n कोई कक्षा n बराबर 3 हो सकती है, n बराबर 4 हो सकती है, इस तरह से n बराबर कोई n कक्षा है। ठीक है ना? ये उत्तेजित कक्षा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि मूल कक्षा तो या ग्राउंड स्टेट तो होती है पहली कक्षा। ठीक है, क्वेश्चन कहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कक्षा से अपनी मूल कक्षा में या मूल अवस्था में लौटता है तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो उस लैम्डा का मान क्या होगा? ठीक है, अब ये पता नहीं कि कौन सी कक्षा है, उत्तेजित कक्षा है, तो ऐसे केस में आपको मतलब n निकालना, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब वो कक्षा की संख्या ही तो होगी पहले n का मान। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा आप, 1/लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? R Z स्क्वायर 1/n L स्क्वायर माइनस 1/n H का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब बताओ निम्नतम कक्षा तो कौन सी है? पहली। और उच्चतम कक्षा कौन सी है? nv। तो R 1/लैम्डा बराबर R गुणा 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर निम्नतम कक्षा,
माइनस 1 बटा उच्चतम कक्षा n का स्क्वायर, तो n निकालना है आपको। ठीक है, तो 1 बटा लेमडा बराबर हो गया आपके पास r 1 माइनस 1 बटा n स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, देखिएगा r को इधर भेज दूं कि मैं, n निकालना है किसी भी तरह से, तो 1 बटा लेमडा r हो गया ना, ये लेमडा इंटू आर बराबर क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। देखिए वापस वजन गुणा करेंगे तो आर मतलब इधर पहुंच जाएगा, केवल आर को भेजे तो। ठीक है, अच्छा तो इसमें देखो, ठीक है, तो काम करें कि 1 को 1 अपॉन एन स्क्वायर इधर भेज दो। ठीक है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा आर, तो लेमडा आर एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया लेमडा आर माइनस 1। ये वैल्यू किसकी आ रही है 1 बट्टा एन स्क्वायर की। इसका मतलब क्या हुआ कि एन स्क्वायर का मान क्या हो गया लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1। ठीक है ना, तो एन का मान क्या हो गया अंडर रूट के अंदर लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1। ये वाला आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया लेमडा आर अपॉन, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा आप इसको भी। ठीक, क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए चित्र में संक्रमण बी व डी के संगत फोटोन की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है ना, अब ये नहीं बोला कि भाई ये पहली कक्षा है कि दूसरी कक्षा है कि तीसरी कक्षा चौथी कक्षा, ऐसा नहीं बोला है। ये जो भी कोई कक्षा है, जो भी ऊर्जा स्तर है, उसकी ऊर्जा कितनी है माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, और उसकी ऊर्जा है माइनस का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस कक्षा से इस कक्षा में संक्रमण करे, मतलब संक्रमण बी के लिए ऊर्जा उत्सर्जित होगी, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो यहां की ऊर्जा माइनस यहां की ऊर्जा, मतलब 0 माइनस माइनस का 4.5, मतलब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक है, और इसी तरह से यहां से बात करें कि यहां से यहां तक कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो माइनस का 2 माइनस माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्लियर यहां तक? अब बोलना है आपको कि तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। अब जो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 बटा लेमडा बराबर 8 जेड स्क्वायर, उस फॉर्मूले में तो हमको पता था कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा उसके लिए लागू था वो। अब यहाँ पे वो कक्षा तो दे नहीं रखी कि भाई पहली कक्षा कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। यहाँ तो उन्होंने क्या दिया है कि डायरेक्टली ये संक्रमण दिया है बी व डी के संगत। ठीक है, तो ऐसे केस में तो संक्रमण बी व डी के संगत, तो बी में तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा होगा। ठीक है, तो संक्रमण बी के संगत, तो देखिएगा सॉल्यूशन में पहले, तो बी के संगत उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा तो कितनी होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना हो गया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो इसके संगत तरंगदैर्ध्य की गणना करनी है, मान लीजिएगा लैम्डा निकालना है। ठीक है ना, तो इसके संगत लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो फिर उत्सर्जित ऊर्जा को किसके बराबर रख दो hc अपॉन लैम्डा के। ठीक है ना, तो फिर मैं इसको 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या रख दूं मैं hc अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह लिख देता हूं लैम्डा बी, मतलब बी के हिसाब से। ठीक है, अब h का मान देखो कि फिर एक काम करें अपन, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर ही लिया था hc का मान डायरेक्टली। ठीक है, तो hc का मान डायरेक्टली हमने ये डिस्कस कर लिया था पहले, नहीं तो आप ध्यान भी रखना hc का मान 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर ये होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली अगर ये रख देते हैं तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लेमडा बी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लेमडा बी इंटू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। अब देखिएगा शायद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, देखो 4.5 को भेज दे नीचे,
ठीक है, तो 4.5 को नीचे भेजेंगे तो लैम्डा बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो 1242 अपॉन 4.5 और ये वैल्यू क्या हो गई, नैनोमीटर। ठीक है, तो आप इसको आप सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा लगभग 276 नैनोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसी में इसी तरह से डी के संगत देखना है। ठीक है ना, इसी तरह से डी के संगत, तो डी के संगत तरंग दैर्ध्य है, इसका देखना है, डी के संगत तरंग दैर्ध्य। तो बताओ कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इसकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा, मतलब माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई ऊर्जा। इसको किसके बराबर रखोगे, एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब लैम्डा डी रख दिया। ये वैल्यू होगी देखो माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस का हो गया 10, प्लस का 10 मतलब हो गया 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वही 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा डी। ठीक है, आप इसको भी सोल्व कर लेना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग 155 और सोल्व करने से कितनी आ जाएगी, चलो पहले लो ना, एक लाइन क्या है तो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा डी की वैल्यू कितनी होगी, 1242 अपॉन 8 नैनोमीटर और ये वैल्यू लगभग आ रही है 155.25 नैनोमीटर, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है ना, तो 1552.5 यहाँ पे भी 2760 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा बोले, और यहाँ पे 1552.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा आप इसको भी। चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर ए बी सी, मतलब देखिए ऊर्जा स्तर ए बी व सी की ऊर्जा है, मतलब 3 ऊर्जा स्तर है जिनका नाम है ए बी व सी। मान लीजिएगा जैसे ये ए हो गया होगा, इनकी ऊर्जा ई ए ई बी, 3 ऊर्जा स्तर तो है ये, ठीक है ना, ये लो 3 ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ए बी सी इनका नाम है। ठीक है, और ये भी दे रखा है जिनकी ऊर्जाएं क्रम से ई ए ई बी व ई सी है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए ऊर्जा क्रम से ई ए ई बी व ई सी है। यदि सी से बी में, यदि देखिए सी से बी में आ रहा है, बी से ए में आ रहा है, सी से ए में भी आ रहा है। ठीक है ना, संक्रमण से प्राप्त विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। अच्छा एक चीज बताइए, फिर सी का मतलब ऊपर वाला हो गया, ये हो गया होगा ए, ये हो गया होगा बी, ये क्या हो गया होगा सी। ताकि इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में संक्रमण करे तो ऊर्जा उत्सर्जित होती होगी। हालांकि देखो उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए भी हो सकता है, ए से बी सी। ठीक है ना, लेकिन बोला है कि भाई सी से बी में है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए हो जाएगी बात। ठीक है, ए बी सी इनकी ऊर्जा है ई ए ई बी और उसकी है ई सी। यदि सी से बी में, अब एक मिनट से समझो, देखो सी से बी में संक्रमण पर, सी से बी में संक्रमण करने पर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य मिलेगी। और बी से ए में, और फिर बोला सी से ए में संक्रमण की तरंग दैर्ध्य λ1 λ2 λ3। तो देखो सी से बी वाले में तो क्या है, तरंग दैर्ध्य λ1 और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कितनी है, λ2। और डायरेक्टली अगर वो यहां से यहां पर संक्रमण करे, सी से ए में, ये सी से ए में संक्रमण करे तो तरंग दैर्ध्य कितनी है, λ3। ठीक है ना, तो इससे जो उत्सर्जित होगी तरंग दैर्ध्य वो क्या है, λ3। तो आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसको, समझो बात को। देखो अब ये वापस इसमें भी वही बात कहें, तो ये हमारा पास जनरल कंसेप्ट के उच्चतम ऊर्जा से उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में संक्रमण करे तो दोनों की जो ऊर्जाएं हैं उनका अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। उसी ऊर्जा को या तो एच सी अपॉन लैम्डा लिखना है या फिर एच म्यू, जैसा भी है तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के पदों में। ठीक है, तो यहां से देखिएगा
सी से बी में जो तरंग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, यहाँ की ऊर्जा ई सी, यहाँ की ऊर्जा ई बी, तो ई सी माइनस ई बी। अच्छा तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा 1 दे रखी है, तो इसके अंदर देखिएगा तो पहले तो मैं ऐसा कहूं कि ई सी माइनस ई बी, ये तो क्या होगी एच सी अपॉन लैम्डा 1। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर यहां तक। इसी तरह से देखिएगा यहां से यहां तक संक्रमण पे तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा 2, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो ई बी माइनस ई ए बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 2, ये इक्वेशन नंबर 2। और यहां से यहां पर संक्रमण में तरंग दैर्घ्य कितनी है, लैम्डा 3, मतलब ई सी माइनस ई ए बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब रिलेशन इसमें निकालना है, मतलब ई ए ई बी ई सी तीनों को ही गायब करना है। ठीक है, अब देखो अगर समीकरण नंबर, देखो ये वाली ऊर्जा प्लस ये वाली ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, इस ऊर्जा की। ये वाली ऊर्जा प्लस ये वाली ऊर्जा मतलब इसके बराबर हो जाएगी इसके। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ो, देखें क्या बनता है। देखें तो अगर अपन समीकरण नंबर 1 व 2 जोड़े तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से, ठीक है, तो ई सी माइनस ई बी प्लस ई बी माइनस ई ए बराबर क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा 2। और अगर बड़े ध्यान से देखेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ई सी माइनस ई ए का मान क्या हो गया, देखो एच सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से भी देखो ई सी माइनस ई ए, और इक्वेशन नंबर 4 से भी देखो ई सी माइनस ई, मतलब इन दोनों को क्या कर दें, इक्वल। तो इक्वेशन 3 व इक्वेशन 4 से अगर दोनों की बात करें तो फिर एच सी अपॉन लैम्डा 3, इसको यहां पे कर रहा हूं अब आगे, तो देखिएगा इसमें एच सी अपॉन लैम्डा 3 की वैल्यू क्या होगी, एच सी और 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया एच सी, ठीक है ना। तो 1 बट्टा लैम्डा 3 लघुत्तम क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1, तो लैम्डा 3 का मान क्या हो गया, उल्टा कर दीजिएगा, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन ये हो गया लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 या लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये आ गया आंसर आपके पास। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा फटाफट।